देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। राष्ट्रवाद में आज बात होगी महाराष्ट्र में बचे सियासी संकट की। क्या उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी जाना सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गई है? क्या एकनाथ शिंदे ही बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? क्या पार्टी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे एनसीपी कांग्रेस से नाता तोड़कर एनडीए में वापसी करने वाले हैं? वैसे भी देखिए, अब कुर्सी बचना मुश्किल लग रहा है, तो पार्टी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे क्या ये दाव खेलेंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आपको संजय राउत का एक बयान सुनना चाहिए। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। देखिए, संजय राउत के इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते हैं, लेकिन संजय राउत के इस बयान के बाद शिंदे गुट से साफ ये कर दिया है कि पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें और महाआघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलें, तब ही बात हो पाएगी। सवाल ये भी है कि शिवसेना अगर ऐसा कर भी देती है तो फिर एनसीपी और कांग्रेस क्या करेगी? राउत के बयान के बाद कांग्रेस में भी अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अभी मौजूदा हालात में शिवसेना की चाबी एकनाथ शिंदे के हाथ में नजर आती है। उद्धव ठाकरे के 55 विधायकों में से देखिए 42 विधायक शिंदे खेमे में गुवाहाटी में मौजूद हैं। ये दावा एकनाथ शिंदे जो हैं वो खुद कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए बाकायदा 42 विधायकों का एक वीडियो भी जारी किया। हालांकि उद्धव खेमा अब भी ये दावा कर रहा है कि शिंदे खेमे में गुवाहाटी गए 21 विधायक उनके संपर्क में है। मुंबई लौटने पर खुलासा भी हो जाएगा इस बात का। उद्धव खेमे ने आरोप लगाया है कि विधायकों को किडनैप कर लिया गया है। और देखिए, कल उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड भी खेला था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बागी विधायक उनसे ये कहते तो वो इस्तीफा दे देते। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के नाम पर एक खुला खत लिख दिया। इसमें विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। जो ये खत है, देखिए उसमें क्या लिखा गया है वो आपको बता दें। लिखा जाता है, माननीय उद्धव जी, कल वर्षा बंगले के दरवाजे सचमुच जनता के लिए खोल दिए गए। बंगले पर भीड़ देखकर काफी खुशी हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर ये दरवाजे हमेशा बंद थे। उद्धव जी, आपसे आसपास ऐसे लोग आपके हैं जो चुनकर नहीं आए हैं, लेकिन उनके जरिए आप तक पहुंचना पड़ता था। मंत्रालय में मुख्यमंत्री 6ठी मंजिल पर बैठते हैं और सबसे मिलते हैं, लेकिन हमें ये मौका मिला ही नहीं। अपने क्षेत्र के काम के लिए निजी परेशानियों को लेकर कई अनुरोधों के बाद आपसे मुलाकात का समय जो है वो मिलता था। वर्षा बंगले पर पहुंचने पर घंटों खड़ा रहना पड़ता था। मैं फोन करता था, फोन रिसीव नहीं किया जाता था। और हमारा सवाल यह है कि 3 से 4 लाख वोटों से चुने जाने वाले विधायकों के साथ आखिर ये अपमानजनक व्यवहार जो है वो किया गया तो क्यों किया गया? बागी विधायकों ने देखिए उद्धव ठाकरे को ये चिट्ठी लिखी। इसमें और क्या कुछ लिखा गया है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको आज जो हलचल हो रही है उसके बीच किसने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा, कोई तनाव है, कोई शिकन है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। सरकार बचाने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सारे लोग उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में रहेंगे। ये भूमिका हमने ये सरकार बचाने के लिए की है। बीजेपी की सरकार ने सोची समझी चाल के आधार पर ईडी का डर बताकर जो खेल खेला गया है, जो अग्निपथ पर महाराष्ट्र को लेके आए हैं, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। बीजेपी को कोई भी हालत में सत्ता चाहिए।
डमी सरकार और डायलिसिस की कार, डमी कार और डायलिसिस की सरकार बहुत दिन नहीं चलती। तो अब डमी कार और डायलिसिस की सरकार चला करके जुगाड़ और जोड़ तोड़ से जनादेश को अपहरण करके अगर कोई समझता है कि ये बहुत दिन चलेगा तो बहुत दिन नहीं चल पाता। और इसलिए उस डमी कार पे बैठ करके और डायलिसिस की सरकार जो लोग चला रहे थे उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि सरकारें जुगाड़ और जोड़ तोड़ से नहीं, जनादेश से लगी। तो प्रतिक्रियाएं जो है वो एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच देखिए, उद्धव ठाकरे ने क्या पुत्र मोह में पिता की विरासत को दांव पर लगा दिया? ये बहुत बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो गया है। कुर्सी के लिए हिंदुत्व के एजेंडे से समझौता और फिर पुत्र मोह ने पार्टी नेताओं की अनदेखी की। बागी विधायकों ने उद्धव को जारी खत में यह साफ साफ लिखा है कि माननीय उद्धव जी, हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, ये मुद्दे क्या शिवसेना के मुद्दे हैं? तो आपने आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या जाने से हमें क्यों रोक दिया था? आपने खुद कई विधायकों को फोन करके अयोध्या जाने से आखिर क्यों रोका? मुंबई एयरपोर्ट पर अयोध्या के लिए निकले विधायकों का लगेज जो है वो चेक इन हो चुका था। हम विमान में बैठे ही थे कि आपने एकनाथ शिंदे को फोन कर अयोध्या ना जाने के लिए कहा। जो अयोध्या पहुंच चुके थे उन्हें वापस लाने के लिए कहा। शिंदे साहब ने सभी विधायकों को बताया कि खुद मुख्यमंत्री ने फोन कर कहा कि शिवसेना के विधायकों को अयोध्या जाने ना दिया जाए। हम अपना चेक इन किया हुआ सामान वापस लेकर घर पहुंचे। रामलला के दर्शन आखिर क्यों करने नहीं दिए गए? ये इस खत के जरिए इन बागी विधायकों ने सवाल उठाया है। महाअघाड़ी की ओर से सरकार बचाने की हर कोशिश देखिए अभी लगातार जारी है। बैठकें हो रही हैं। आज एनसीपी की बैठक में शरद पवार ने तो सरकार गिरने के संकेत दे दिए साफ तौर पर, लेकिन कोशिशें फिर भी की जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में आज के सवाल ये हैं कि एकनाथ शिंदे के सामने क्या उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या महाअघाड़ी से अब उद्धव ठाकरे बाहर आ जाएंगे? बाला साहेब की शिवसेना को क्या अब एकनाथ शिंदे बचाएंगे, जो गुवाहाटी में तमाम बागी विधायकों के साथ बैठे हुए हैं? और उद्धव का त्यागपत्र तैयार है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या फडणवीस का इंतजार है। तमाम खास मेहमान इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार जो हैं थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल साबले, नेता एनसीपी के, बहुत स्वागत है आपका। विजय कृष्णन, नेता है शिवसेना के, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ में शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम्स नाउ नवभारत पर। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसका यहां पर रुख कर लेते हैं। गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं 6 और विधायक। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से अभी आ रही है। शिवसेना के 4 एमएलए बताया जा रहा है कि वहां पहुंचेंगे गुवाहाटी, और साथ ही साथ में उनके होंगे 2 निर्दलीय विधायक भी। नाम आप देख सकते हैं, बाबा भूसे, संजय राठौर जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। शिंदे कैंप के 37 लोगों में इन लोगों का नाम शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड से एक एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव मुंबई से लाइव है, अमित कुमार गुवाहाटी से हमारे साथ बने हुए हैं। गुवाहाटी का सबसे पहले रुख करते हैं। अमित, अब ये कहा जा रहा है कि अब कुछ और ऐसे विधायक हैं, 6 विधायक, 4 शिवसेना के, 2 निर्दलीय और पहुंचने वाले हैं गुवाहाटी। क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, अभी अगर बात करें तो कुल मिला के 42 विधायक यहाँ पर है, जिसमें 35 शिवसेना के हैं और 7 इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो एकनाथ शिंदे की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर जो लिस्ट जारी की गई है वो 46 विधायकों की है, जिसमें 37 विधायक जो हैं वो शिवसेना के दिखाए गए हैं। तो 35 जो लिस्ट टाइम्स नवभारत ने सबसे पहले दिखाया था, उसके नीचे 2 नाम है। 36वें नाम पर बाबा भूसे और 37वें नंबर पर है संजय राठौर। और यही दोनों विधायक आ रहे हैं, जिनके साथ 4 और विधायक आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में ये पहुंचने वाले हैं और उसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जो 4 शिवसेना है, उस यानी कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायक हो जाएंगे, जो कि शिवसेना के होंगे, और जो 9 इंडिपेंडेंट है उसकी संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये पूरे जो खेल जो है, नंबर का खेल है, उसमें जो मैजिक आंकड़ा है 37 का, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन अब उनको लेकर यहाँ होटल आना है, ताकि जो
फॉर्मल लेटर बनना है, उनमें सबके हस्ताक्षर होने हैं, वो तभी होगा जब सारे एक साथ जमा होंगे। तो बस कुछ देर का इंतजार है जब 37 पूरे विधायक यहाँ पर मौजूद होंगे शिवसेना के, और इसके बाद जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन है जिसमें ये सबसे कहा जा रहा है कि एक दावा पेश किया जाएगा कि विधायक जो वहाँ पर हैं तो शिवसेना का जो हक है वो इनको मिले, एकनाथ शिंदे को, और हो सकता है कि समर्थन वापसी की चिट्ठी भी हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक और चीज़ खाली बता दूं कि शिवसेना की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि वो महाअघाड़ी से अलग हो जाएंगे, तो उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एकनाथ शिंदे ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब उद्धव ठाकरे की बातों पर कोई भरोसा रहा नहीं है। अब अगर उनको बात करनी है हम लोगों से जो यहाँ पर विधायक हैं, तो पहले गठबंधन से अलग होना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके बाद ही कोई बात हो सकती है। सिर्फ कही हुई बातों पर, कहे हुए शब्दों पर यकीन करने के लिए बागी विधायक तैयार नहीं नजर आते हैं। अमित, बिल्कुल गौरव भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, गुवाहाटी में बहुत हलचल तेज हो रखी है अभी फिलहाल। अगर मुंबई की बात करें, वहां बीजेपी के नेताओं की ओर से बैठकों का दौर जारी है, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, क्या कुछ अपडेट अभी फिलहाल का? देखिए, बिल्कुल बैठकें लगातार जारी हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर आज तमाम विधायक जो हैं और साथ ही साथ सांसद भी हैं पहुंचे हुए थे, और उन सभी ने मुलाकात की है कि करके देवेंद्र फडणवीस से। और अब फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठक खत्म हो चुकी। वहीं दूसरी दो महत्वपूर्ण बैठकें जो हैं और चल रही हैं। पहली बैठक कांग्रेस की चल रही है जो कि इस वक्त सह्याद्री गेस्ट हाउस में चल रही है, और वहाँ पर कांग्रेस के तमाम बैठक, नाना पटोले जहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में, और दूसरी बैठक एनसीपी की चल रही है जो कि इस वक्त वाईबी चौहान सेंटर में। तो हर तरफ बैठकों का दौर जारी है, और आज पूरा दिन जो है वह स्पेकुलेशन में बीता है कि नंबर है या नहीं है, मैजिक फिगर को छू पाए एकनाथ शिंदे या नहीं छू पाए, और साथ ही साथ सरकार बनाने के प्रस्ताव को लेकर आगे क्या होगा, और साथ ही साथ बीजेपी के आगे कदम उठाएगी। ये ही इन्हीं कयासों पर आज पूरा दिन बीता है, और अभी तक किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट पर जो है पहुंचते हुए नहीं दिख रही है कोई भी पार्टी। जहां एक तरफ पहले दिन भर एकनाथ शिंदे ये दावा करते रहे कि वो मैजिक फिगर को पार कर चुके हैं, लेकिन दोपहर बाद जो है संजय राउत ने दावा किया कि 18 विधायकों ने जो है संपर्क किया है, कुछ विधायक संपर्क कर रहे हैं लगातार वहां से वापस आने के लिए। तो क्या दरअसल चल रहा है? क्या शिवसेना खुद बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए संपर्क बना रही है, संपर्क साध रही है? क्या दूसरी तरफ एनसीपी भी अपना कोई विकल्प देख रही है? इन सारी चर्चाओं पर लगातार यहाँ पर कयास लगे हुए हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कि सबसे कद्दावर माने जा रहे हैं कि अगर सरकार गिरती है उस स्थिति में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि 106 विधायकों के लीडर हैं वो, और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे लेकर आते हैं विधायकों को तो वो विधायक बनेंगे। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे की तरफ से समर्थन वापसी लेने का कोई भी दावा या प्रस्ताव नहीं भेजा गया है राज्यपाल तक के लिए, और यही वजह है कि पूरा दिन बीतने आने के बाद अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है कि सरकार सवाल भी हो रहे हैं। देखिए गौरव की क्या अंदर खाने, अब और कोई खिचड़ी तो नहीं यहाँ पर पक रही है, लेकिन चाहे जो भी होता रहे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और गौरव, आप दोनों का ही, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। रुख अब खास मेहमानों का कर लेते हैं, सब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले शिवसेना से विजय कृष्णन जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप ही से सवाल करना चाहती हूं। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर यह कहा था कि ना मुझे सत्ता का लालच है ना कुर्सी का मोह है, लेकिन अब संजय राउत कह रहे हैं कि आए ना वापस शिंदे, वापस लौटे, हम तो एनसीपी और कांग्रेस को भी छोड़ने को तैयार हैं। प्रप्रथम सभी को नमस्कार। कल मुखपुस्तक की माध्यम से एक अच्छी मैसेज पहुंचाया उद्धव ठाकरे जी ने। बस इतना ही कहा है कि मुझको कोई पदवी लेने का आशा नहीं है। अगर मैं एक शिव सैनिक बनकर एक मुख्यमंत्री पदवी पर हूं, अगर आप मुझसे कोई विभेद है हम बात कर सकते हैं, वही कहा है। बहुत अच्छी तरह से बात किया है। और क्या हुआ, करोड़ों लोगों का जो हृदय है उसको जीत लिया है। इसमें क्या समस्या है? नहीं विजय कृष्णन जी, करोड़ों लोगों के दिलों को तो जीत लिया है, लेकिन जिनके साथ में बैठकर 2.5 साल से आप सत्ता पर काबिज हैं, अब आप एकदम से कह रहे हैं कि हम तो उनको भी छोड़ देंगे। सवाल उस बात को लेकर, आप समझे नहीं शायद। क्षमा कीजिए, मैंने स्पीकर फोन चेंज किया है। मैं वही कहना चाहता हूं
आप बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। संजय राउत जी ने क्या कहा है, वो संवाद कर रहे हैं। आप क्यों, अगर आप कोई कट्टर शिव सैनिक महाराष्ट्र में रहता है, क्यों आपने भागे? कौन ना वहां गुजरात, इसके बाद असम में जाके बैठने के लिए निर्देश कर रहे हैं? आप आइए, आप एक अच्छी तरह का लेटर लिखा है, इसमें क्या है? अच्छा ठीक है, विजय कृष्णन जी, महागठबंधन में आपकी सहयोगी पार्टी है एनसीपी, अनिल साबले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अनिल जी, संजय राउत ये कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे वापस आते हैं तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है मुझसे बाहर निकल जाएंगे। क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी इस पर? चलिए फिर से हम संपर्क यहां पर करेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए। अवधेश जी, क्या कुछ पिछले 3 दिनों से हो रहा है ये हम देख रहे हैं। आज तो संजय राउत जो बार बार ये कह रहे थे कि ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी, आज तो वो गेम को फिर से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके बागी विधायक वापस लौटते हैं तो वो तो अब महागठबंधन भी तोड़ने को तैयार है, उससे बाहर जाने के लिए रेडी हैं। देखिए, आपके प्रोग्राम में बैठे बैठे मैंने 1-2 शेर उतारा। मैंने कहा कि एक अभी किसी ने, जब से धोखा खाया है मेरी आंखें बंद नहीं हुई, सब कहते हुए हैं सोते हुए भी मेरी आंखें खुली रहती हैं। तो अभी जो है ना बेचारे की सोते हुए समय की धारा बहे जाती थी, उसकी मुस्कुराहटों को देखकर ऐसी खबर थी ना, ऐसा एतवार था कि कभी जीवन में ऐसा दर्द भी मिल सकता है। तो संजय राउत की यही हालत है बेचारे की। मैं पहले से कहता रहा हूं कि संजय राउत जैसे मित्र के होते हुए दुश्मन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब 2019 में देखिए ये जो कुछ भी हुआ है, यही इसकी स्वाभाविक परिणति है, यही नेचुरल कल्मिनेशन है। अगर ये नहीं होता तो मेरे जैसे लोगों को लगता कि हो क्या रहा है। जिस परिस्थिति में बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिला था, इसको कायदे से दोनों को सत्ता में होना चाहिए था। ये संजय राउत ही थे जिन्होंने इधर जाके उधर जाके मिला करके और फिर उनको बनाकर और मुख्यमंत्री बनवाया, पार्टी को तोड़ा और तब से वही पार्टी चला रहे थे एक प्रकार से इस समय। तो अभी जो विद्रोह है ना, देखिए इस विद्रोह को साधारण हम देख रहे हैं कि ये इतनी सीटें आ गई, इतनी सीटें आ गई, ये सीट 2 कम रहे ज्यादा रहे, लेकिन इसका मायने क्या है? मायने ये है कि 2019 में जो कदम लिया गया उसके प्रति विद्रोह उसी समय था, लेकिन सत्ता और ताकत जब रहती है तो वो उसको प्रस्फुटित होने में इतना समय लगा है। उद्धव ठाकरे ने 25 मिनट सूरत में बात की शिंदे से। शिंदे ने कहा कि ऐसा है सर, बाकी सब ठीक है, आप अभी बोल दो कि हम इसको छोड़ के भाजपा के साथ आते हैं तो हम जाएंगे, क्योंकि हम तो इसके साथ नहीं रह सकते, हिंदू तो हमारा विचार है। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से जो है लाउड स्पीकर हट रहे हैं और हम रमजान का यहाँ इंतजार करते हैं डर के मारे कि यहाँ से उतारेंगे नहीं, हमारा ये मुद्दा रहा है। वहां सड़कों पर नमाज नहीं हो रही है और हम जो है कह रहे हैं कि हमसे तो ये नहीं चलने वाला है। तो ये जो विद्रोह है ना, इसको पद के लिए या साधारण विद्रोह नहीं है, एक वैचारिक विद्रोह है कि नरेंद्र मोदी के भारत की सत्ता में आने के बाद विपक्ष की पार्टियां भी अपने को हिंदुत्व का पुरोधा बताने की कोशिश करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने उल्टा खेला अपने को कि सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के दायरे में हम घुस करके अपना आधार मजबूत कर लेंगे। तो जिसको वो सीमेंट समझते थे, दरअसल वो जो है वो मोम निकल गया है। सब कुछ बदलने की कोशिश की गई थी। अवधेश जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये सब होना था, ना होता तो आपको शायद ज्यादा आश्चर्य होता। ठीक है, एक लाइन अंतिम बोल देता हूं। देखिए ये जो विद्रोह है ये सामान्य विद्रोह नहीं है। महाराष्ट्र में इस विद्रोह के बाद पहला प्रश्न तो अब यही उठेगा कि क्या उद्धव ठाकरे के लीडरशिप में, नेतृत्व में शिवसेना पहले की तरह प्रमुख शक्ति रहेगी या नहीं रहेगी? ये सवाल तो सर लगातार उठ रहा है यहाँ पर। अवधेश जी, अनिल साबले भी हमारे साथ जुड़े हुए एनसीपी के नेता हैं। अनिल जी, आपने संजय राउत का बयान सुना होगा। अब तो वो शिवसेना जो सत्ता का मोह नहीं है ये बात कह रही थी, वो ये कह रही कि हम तो गठबंधन तोड़ देंगे, बाहर निकल जाएंगे गठबंधन से, जो अभी फिलहाल 2.5 साल से चल रहा है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि मुझे लगता नहीं है कि महाविकास आघाड़ी टूटेगी, क्योंकि आज के डेट में अभी भी जो नेता है महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी है। अभी जो ये डिसीजन लिया गया ये गलत है। किस आधार पे लग रहा है सर आपको कि नहीं टूटेगी? एक दो चीज मुझे अगर आप बता दें कि नहीं टूटने वाली है महाविकास आघाड़ी। क्योंकि अभी हमारा जो राष्ट्रवादी का जो मेन लीडर है माननीय शरद पवार साहब, उन्होंने बताया है कि संघर्ष करना ही हमारे ये है। ऐसा एक बार एक काल आया था 1978 में 60 एमएलए में से 50% निकल गए
वापस सब जन आ गए, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है ये संघर्ष चली हुई है और संघर्ष करते हुए आगे आई है। अभी आप देखिए ये यहाँ से जो जा रहे हैं शिंदे साहब के पूरे साथ में, तो ये आमदार वगैरह सब चले गए, एमएलए वगैरह, वो कितना गए? पहले सूरत चले गए, सूरत में अच्छे होटल पे रहे, उधर से चैप्टर अपना ट्रेन से डायरेक्ट को गुवाहाटी चला गया। कौन खर्चा कर रहा है? आप कल तक किसी बीजेपी वाले ने बताया नहीं था कि ये हमारा हाथ पैर है या कुछ भी है, सीधा सीधा ओपन मालूम हो रहा है। बीजेपी से उनको सीधा ऑफर जा रही है कि तुम्हारा 22 एमएलए से हम लोग ये करेंगे, मतलब आमदार में ले लेंगे, 8 मंत्री करेंगे, तो केंद्र में मंत्री करेंगे। ये सब यही राजनीति है, तोड़ो फोड़ो जोड़ो, भाजपा की है। तो बीजेपी ऑफर दे रही है और वो उनके ऑफर पर मानकर सीधा गुवाहाटी में जाकर बैठे हैं। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। दरअसल बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना के आरोप पर शिंदे गुट ने पलटवार इस वक्त किया है। किसी को अगवा नहीं किया गया है। तानाजी सावंत की ओर से यह कहा गया है कि अगवा कर लिया गया था। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर झूठ है। लोग जो हैं वो खुद वहां पर पहुंचे हैं। कैलाश पाटिल की बात करें तो वो झूठ बोल रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि अगवा करके वहां ले जाया गया, जबरदस्ती वहां पर रखा गया, हम तो जाना नहीं चाहते थे, अपनी इच्छा के विरुद्ध पहुंचे थे। जो शिवसेना ये आरोप यहां पर लगा रही है उसको सिरे से नकारा गया है तानाजी सावंत की ओर से। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, क्योंकि कई ऐसे विधायक वहां पर थे, 2 जिन विधायकों की हम बात कर रहे हैं जो वहां से वापस लौटे हैं। बाकायदा दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की गई थी और उसमें एक एक बातें जो है वो सामने रखी गई, आरोप लगाए गए वहां पर बागी गुट पर, और उसी को लेकर बागी गुट जो शिंदे गुट है वो अब जवाब देता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और ये बड़ा अपने आप में हैरान करने वाली चीज जरूर है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार यहाँ पर बना हुआ है और देखिए अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अशोक जी, थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता आपको कि शिवसेना ये कह रही है कि हमारे विधायकों का अपहरण कर लिया गया और उनको वहां ले जाया गया? देखिए, शिवसेना यदि ये कह रही है तो उनके पास 2 विधायक है सामने, जो मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। या अब हमको तय करना है कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अच्छा। यदि वो बोल रहे हैं कि हमको एक तो टॉयलेट जाने के लिए उतरा और वो 4 किलोमीटर चढ़ के आया, वो तो बता रहा है कि मैं किस ट्रक नंबर से आया हूँ, मैं किस गांव से आया हूँ, मैं कैसा चलते हुए आया हूँ, वो मीडिया जाके ट्रैक करे यदि मीडिया को विश्वास नहीं होती। दूसरी बात, यदि वो कहते हैं, मैं मानता हूँ कि ये सारे के सारे जो विधायक गए वो जबरदस्ती उठा के नहीं ले गए, उसमें 4-5 कैसे हो सकते हैं। मुझे याद आता है 91 में जब छगन भुजबल के साथ 18 लोग चले गए, 18 लोगों का लेटर जब मधुकर राव चौधरी स्पीकर था उनके हाथ में चला गया, और जैसे ही वो पब्लिक हो गए 18 नाम, ये लोग अलग गुट बनके शिवसेना से टूट रहे हैं। तब 1/3 का मामला था, 2/3 का नहीं था, तब पुराना एक्ट था। तो जैसा ही नाम मार्केट में आ गए, तुरंत 6 लोगों को शिवसेना ने उठाया, अपने मातोश्री में ले आए। बाल ठाकरे के सामने उन्होंने कहा कि साहब जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया है। उन्होंने कहा लिखो इस पे। उन्होंने दूसरा 6 का लेटर लिखा और भेजा स्पीकर के पास कि साहब ये 6 हमको जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए। मैं जानता हूं कि छगन भुजबल ने जबरदस्ती सिग्नेचर नहीं कराए होंगे, लेकिन उस डर के मारे उन्होंने कहा कि हमने जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए, तो वो उनको वहां भेज दिया। अच्छा चलिए अशोक जी, मुझे लगता है कि अभी शिवम कुछ यहाँ पर जरूर जवाब देना चाह रहे हैं। शिवम मुस्कुरा रहे हैं, आप बोलें। देखिए, मुझे लगता है कि 21वीं सदी में इस तरह की बातों पर विश्वास कर लेना अपने आप में हास्यास्पद है। मीडिया को बहुत ज्यादा इसमें R&D करने की आवश्यकता नहीं है, यही सब बैठे कर लेते हैं। 21वीं सदी में आपकी सरकार है, आपका गृह मंत्रालय, आप वहां पर सरकार चलाते हैं। विधायक कोई ऐसा आदमी तो होता नहीं, उसके साथ हमेशा सिक्योरिटी भी होती है। अब वहां से एयरपोर्ट पर भी गए होंगे, इकट्ठे भी हुए होंगे, गुजरात भी गए होंगे, होटल भी गए होंगे, उसके बाद आप कहते हैं हमें कब्जे में ले लिया या फिर हमें गिरफ्त में ले लिया, हमें जो भी कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्प्रैक्टिकल बात है। वो आकर कहते हैं एयरपोर्ट पर। अब आप दूसरा पहलू इसका ये है कि वानखेड़े जी कह रहे हैं कि वो प्रेशर में डर के मारे उन 6 ने वापसी कर ली। तो क्या आप इस तरह का प्रेशर चाहते हैं? जो जहां जाना चाहता है वो इसके लिए स्वतंत्र है, जाने दिया जाना चाहिए। दूसरी शिवसेना के मेरे मित्र ने कहा कि बहुत अच्छा भाषण दिया, भाषण तो बहुत अच्छा दिया और करोड़ों लोग खुश हो गए, लेकिन इन 36-37 को खुश कर लेते तो करोड़ों तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब इस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड किया जा रहा है। वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं जिन्होंने इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है कि अब वो यहां पर स्टे करने वाले नहीं हैं। सरकार ऑलरेडी अल्पमत में चली गई है और वो पहले दिन से इस बात को जानते हैं। अब एक बात और कही गई कि वो आए, आकर बात करें और तमाम चीजें करें। सांगली जिले के मिराज के विधायक है MLA सुरेश खड़े जी के ऑफिस को तोड़ दिया कल परसों कुछ लोगों ने मिलकर। तो
तो आप क्या चाहते हैं कि वो वापस यहां पर आए, आपसे बात करें, फिर आप उनको गिरफ्त में ले लें, फिर उनसे आप चिट्ठी लिखवाएं, फिर वो राज्यपाल को भेजें? मेरा मानना है कि आज की स्थिति ये है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार राज्य में नहीं है। बेहतर यह है कि जितनी जल्दी इसको मटीरियलाइज किया जाए, जो भी हो, मैं नहीं कहता हूं किसकी बने या नहीं बने या भंग हो, लेकिन जो भी हो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसकी आड़ में और क्या क्या हो रहा है वो देख। मैं वापस लौटती हूँ आपके पास अशोक जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ प्रोफेसर अवनीजेश जी भी जुड़े हुए हैं। अवनीजेश जी, आपको क्या लग रहा है, जैसे डिनाइल मोड में हमेशा से महाअघाड़ी सरकार हो चाहे शिवसेना हो रही है, वही अभी भी किया जा रहा है, मतलब इस स्थिति को इग्नोर करने से क्या हो जाएगा? सच तो सच रहेगा ना सर? वर्षा जी, मैं अवधेश जी बैठे पूछूंगा आज सामना में क्या लिखा है? उखाड़ दिया, ठोक दिया, कुछ क्या? अगर कुछ आपने पढ़ा हो तो बताइए। आज मुझे उखाड़ा फिर से गाड़ दिया। क्या आज क्या शेर पढ़ा है ना नहीं, आपको शुरुआत में जानबूझ के। महाभारत में जो लोग कहते हैं ना, जिन लोगों को मालूम है कि वहां पर उस एक पूरे वंश का नाश करने के लिए जिम्मेदार उन्हीं का व्यक्ति शकुनी था। इस पूरे महाभारत में, महाराष्ट्र के महाभारत में जो हुआ है, लोग सब जानते हैं कि किसकी वजह से हुआ है ये। शिवसेना जिस समय वहां पर इन दोनों एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाने चली थी, उसमें ठीक है कि एनसीपी का शरद पवार का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने कैसे अजीत पवार को भेज कर करके सरकार बनाई और ये खेल खेला कि उसमें शिवसेना से बार्गेनिंग जल्दी हो जाएगी कि देखो वो बना रहे हैं, अगर तुम साथ नहीं आए तो वो तो बना ली सरकार। ये सारा खेल चला उस समय और उस खेल के उसमें शिवसेना आई। लेकिन शिवसेना के उस समय जो लोग कहते हैं कि शिंदे जी ने या बाकी लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया, शायद इन सब लोगों को ये उम्मीद थी कि शिवसेना अपनी मूल विचारधारा से नहीं हटेगी, हिंदुत्व से नहीं हटेगी। वो औरंगजेब के मजार पर मरसिया पढ़ने वालों के सामने घुटने नहीं टेकेगी जाकर के। वो सावरकर को गद्दार कहने वालों के सामने घुटने नहीं टेकेगी जाकर के। ये विश्वास था, लेकिन ये विश्वास लगातार टूटता गया। आज लोग कहते हैं ना कि आज क्या हो गया, अचानक क्या? अचानक नहीं हुआ, ये बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। ये विद्रोह लगातार उस दिन से पनप रहा था जिस दिन से सावरकर को गद्दार कहा गया और उसके साथ सरकार बनाई। लेकिन उसमें जिस तरीके से टाइम लगता है, जिस तरीके से होता है, और लास्ट ऑन द कैमल्स बैक मुहावरा है। आप ये कहते हैं कि इतना सारा बोझ ले लिया था, एक दिन का ही तो रखा था, उसमें ऊंट बैठ गया क्या? ऐसा नहीं होता। वो सारा बोझ जो है वो पाइलअप होता रहता है। समझें इस पूरे बात को। बड़ी साफ सी बात है बरखा जी, ये पूरी तरीके से जैसा कि अवधेश जी ने कहा, ये वैचारिक सामने है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक बात 10 सेकंड और लूंगा कि ये एक भारतीय राजनीति में एक ये जो भ्रम था, मिथ था कि जो स्थानीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो वंशवाद पर चलती हैं, नहीं, ये उन सब लोगों के लिए भी बहुत बड़ा एक संकेत है कि सिर्फ वंशवाद के नाम पर, परिवार के नाम पर नहीं चल सकता। जो पार्टी अगर किसी विचार के आधार पर अगर बनी है तो उस विचार से अगर हटती है तो वंश का जाएगी तो शायद इस तरह की स्थिति होगी। विजय कृष्णन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कृष्णन जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? अपनी विचारधारा के विपरीत आप गए, सुनिए तो सही, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप अपनी विचारधारा के विपरीत जाते हैं, उन पार्टियों के साथ सरकार बनाते हैं जिनके खिलाफ लगातार बयानबाजी होती रही, जिनके खिलाफ आप हमेशा थे। उसी का असर है कि ये हालात हैं अभी? कर दीजिए, आपका प्रथम प्रश्न को जवाब देना मेरा दायित्व है। आपने जो संजय राउत जी का बयान से और उद्धव ठाकरे जी जो मुखपुस्तक में प्रसार में जो भाषण किया, ये दोनों को जोड़ते हुए आपने एक प्रश्न पूछा है, उसको मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ। पहला आके उद्धव ठाकरे जी एक शिवसैनिक है। एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, एक शिवसैनिक होने के नाते लाखों शिवसैनिकों ने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनने से बहुत खुश हो गए हैं, बहुत हर्षातिरेक हम व्यक्त किए हैं। ये पहला विषय है। और उद्धव ठाकरे जी ने इतना बताया, अगर मुझसे विभेद कर रहे थे, अब मुझसे आके बात करो। और खत में क्या लिखा गया है, क्योंकि वर्षा में हमको मिलने की अनुमति नहीं मिला है। ये बोला गया बिल्कुल। तो एक बार 2 साल से वैश्विक महामारी कोविड है। कोविड बीमारी में हर व्यक्ति दूर रहते हैं। कल शाम को के नेता जो है वो मिलने कल शाम को शरद पवार से मिल सकते हैं। वो शिवसेना के नेताओं को नहीं जाने दिया जाता था। वो वैश्विक महामारी क्या मतलब
आदित्य पार्टी ठाकरे पर्टिकुलर जी तक एक मिनिस्टर है, हाँ। एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है। हाँ। व्यक्तिगत तौर पर और आस्था के विषय पर अयोध्या चला है। नरेंद्र मोदी जी काली माता का आविष्करण में कितने एमएलए गए हैं, मिनिस्टर ने ही तो कितने एनवायरमेंट MP गए बिगाड़ हैं? दिया सारे गुजरात में संगठन का। देखिए वो मुझे एनवायरमेंट जी, मिनिस्टर को आप अगर ना दूर अभी रखते भी तो विषय की बेहतर रहता। गंभीरता को जो कितने शिवसेना के लिए है, शायद उसको नहीं लगे समझ पा रहे हैं। हैं, अशोक वानखेड़े जी हमारे वो भी साथ लगातार बताइए। बने हुए। अशोक जी एक बात बताइए, स्थिति कितनी ज्यादा अब विषम हो चली है। आप देखिए ना, सिर्फ सरकार पर संकट नहीं है साहब, आपकी पार्टी जा रही है, आपके विधायक बैठे हुए हैं शिवसेना के जाकर गुवाहाटी में, और अब यह संकट आ गया है कि आखिर शिवसेना है किसकी, एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की? किसने करोड़ों अशोक वानखेड़े जी दिया है, वो बीजेपी लोगों को। मैं वापस लौटूंगी आपके पास, मैं वापस आऊंगी विजय जी। ये डिफेक्शन के बारे में अशोक जी आप जवाब दीजिए। विजय जी मैं वापस लौटूंगी आपके पास, एक एक करके जवाब देंगे तो सब अपनी बात रख पाएंगे। रुक जाइए आप अशोक जी। देखिए विधान परिषद में क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है, एमएलए जा सकते हैं, लेकिन शिवसेना मात्र एमएलए की पार्टी नहीं है। शिवसेना में लाखों कार्यकर्ता भी है। हो सकता है शिवसेना टूटे, दो भाग हो जाए, एक शिवसेना ठाकरे, एक शिवसेना शिंदे। ये तो समय बताएगा कि कौन किसके साथ है। आज हम किसी का मर्चिया पढ़ने के लिए हमें किसने अधिकार दिया, और कौन है बोलने वाले? क्यों? राज ठाकरे भी गए थे पार्टी छोड़, वो तो ठाकरे का नाम लेके गए थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं होती। अच्छा। लेकिन दो तीन चीजों का मुझे यहाँ पे बोलना जरूरी है, यदि आप परमिशन दे तो। बताइए सर प्लीज। अभी किसी ने कहा कि भाई जिसको जहां जाना है जाने दीजिएगा। हाँ। ऐसा क्यों आप कहते हो कि ये यहाँ नहीं जाएगा वहां नहीं जाएगा? कई जगह बीजेपी भी अपने विधायकों को लेके कहीं गायब हो जाती है किसी रिसोर्ट में, तब भी खुले छोड़ देती बीजेपी को, विधायकों को जहां जाना है जहां चले जाएं। जब आपके विधायकों को बाड़ाबंदी करनी होती है तो वो सही होता है। दूसरे लोग बाड़ाबंदी करें या पूछे कि जबरदस्ती ले गया तो जबरदस्ती ले गया, नहीं ले बाड़ेबंदी गया। सर, यहाँ तो पार्टी खत्म की जा रही है, बाड़ेबंदी की बात कर रहे हैं। ये बरखा जी इसी विधानसभा और का आपके खुद के लोग कर रहे हैं, आपके खुद के लोग हैं। अवधेश जी जी अवधेश जी हमारे पुराने दोस्त हैं, महाराष्ट्र के राजनीति के जानकार हैं। अरे अशोक जी जो कुछ खुली आंखों से दिखाई दे रहा है उसमें अलग अलग चश्मा लगा के अलग अलग दृष्टिकोण से दिखने की जरूरत क्या है? खुली आंखों से कुछ चीजें साफ दिख रही है। अरे सुनिए, आज बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए सर। आप एकदम एंट्री करते हैं, आप बोले तो मैं तो नहीं ऐसा है ना, हम बड़ी शांत है, हम किसी के बीच में बोलते नहीं। एक सेकंड सर। अच्छा आप पूरी कर लीजिए अपनी बात, ठीक है। बात ये है, हर एक का देखने का चश्मा अलग अलग है। कोई इसको विद्रोह बोलता है, कोई कहता है कि हिंदुत्व का। किस हिंदुत्व की बात करते हैं एकनाथ शिंदे 2014 में रैली में बोल चुके हैं कि बीजेपी के साथ छोड़ना होगा, बीजेपी के साथ छोड़िए, मैं मेरा इस्तीफा पहले देता हूं। इस्तीफा उद्धव ठाकरे के पैरों में रखा। देवेंद्र फडणवीस कैसे बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं, ये दसों बार। देवेंद्र फडणवीस खत्म करना चाहते हैं, और सर आप हो भी जाएंगे, शिवसेना खत्म हो भी जाएगी, इतने ताकतवर है देवेंद्र फडणवीस। वापस मैं आपके पास लौटती हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एनसीपी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इसी बीच में वापस लौटूंगी सर आपके पास। एनसीपी विधायकों की मीटिंग शुरू हो गई है। शरद पवार ने देखिए दिन में कुछ बातें स्पष्ट की थी, ये कहा था कि ठीक है सत्ता जाती है उसके लिए तैयार भी रहना होगा, आगे की तैयारी रखनी होगी। अब शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी विधायकों की ये मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको हम बता रहे हैं। हमारी सहयोगी शिवानी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका रुख कर लेते हैं। शिवानी, एनसीपी विधायकों की ये अहम बैठक शुरू हो गई है। रुख कभी कभी ऐसा लगता है शरद पवार का कि जाहिर तौर पर सब कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ कदम पीछे भी लेते हैं, लेकिन बैठक इनका औचित्य रह क्या जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल हम वाईबी चौहान सेंटर पर मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए अगर आप देख पाएंगे तो ये वो सेंटर जहाँ पर जो मीटिंग्स हैं वो सिलसिलेवार से शुरू हैं। ये जितने लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए मंत्रियों के पर्सनल सेक्रेटरी, पीएज हैं। अब जितने भी मंत्रीगण के लोग हैं, विधायक हैं एनसीपी के, वो अंदर पहुंचे हुए हैं वाईबी चौहान सेंटर में। और आपको बता दें कि यहाँ पर शरद पवार द्वारा जो मीटिंग है वो चेयर की जा रही है, जिसके अंदर होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल पहुंचे हुए हैं, मिनिस्टर राजेश टोपे पहुंचे हुए हैं, जयंत पाटिल पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ कई सारे अन्य जो विधायक हैं वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं, जिसके अंदर ये कॉल लिया जाएगा कि आखिर एनसीपी का स्टैंड क्या होगा। हालांकि प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर शरद पवार के साथ करीबन 3 साढ़े 3 बजे के बीच में पहुंच चुके थे। उनके बीच ऑलरेडी शरद पवार से एक लंबी बातचीत हो चुकी है, बीच में वो निकले हैं, अब कहाँ गए हैं वो पता नहीं है, पर ये उन्होंने कहा है कि जब मैं लौटूंगा तब मैं आप लोगों से बात करूंगा। मीटिंग की फिलहाल अंदर शुरुआत हो चुकी है और कह सकते हैं कि संजय राउत ने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो एमवीए से बाहर निकलने को भी तैयार है, यद्यपि उनके विधायक
दोबारा लौटने को तैयार होते हैं। इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी। हमने कई सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। दिलीप वलसे पाटिल से भी जब हमने संजय राउत के सवाल पर जवाब पूछा तो उन्होंने कहा कि शरद पवार इसका डिसीजन लेंगे। जयंत पाटिल का कहना था कि अब तक हमसे उन्होंने इस बारे में ना कोई बात की है, ना कोई मीटिंग की है, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, उसके बाद ही संजय राउत ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। इसीलिए अब जब तक वो हमारे पास आकर इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं तब तक इस पर कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ की जो भीड़ है, जो तस्वीरें हैं, ये साफ बताती है कि जो मीटिंग अंदर चल रही है उसके अंदर काफी गहराई से चिंतन हो रहा है कि आखिर क्या स्टैंड जो है वो एनसीपी का रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पहुंचा हुआ हर शख्स सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि डिसीजन यहाँ पर जो है एनसीपी को लेकर हो रहा है, यहाँ पर जो डिसीजन है वो शरद पवार लेंगे। साफ तौर पर सभी की निगाहें शरद पवार पर, क्योंकि लगभग महाराष्ट्र के अंदर जब जब राजनीति में एक कोई बड़ा मोड़ आया है हमने हमेशा देखा है कि वो शरद पवार ही हैं जो उसका डिसीजन लेते हैं, या उसके अंदर जो टर्निंग पॉइंट लाने के जो मेन खिलाड़ी होते हैं वो शरद पवार ही रहते हैं। 2019 बचाने के जो पहले प्रयास किए गए थे वो सफल तो हो गए थे देखिए शिवानी, लेकिन अब एनसीपी का रुख क्या होता है संजय राउत के उस बयान के बाद भी जो आज उन्होंने दिया, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये कहा गया है कि नाराजगी बहुत रही है। मेहमान खास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब निजेश जी एक बात बताइए, एनसीपी का क्या रुख रहेगा, इस पर चर्चा जरूर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की भी बात करनी होगी क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि छुपकर पीछे से पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिखी जा रही है और कोई जो बयान सामने नहीं आ रहा है सर, उसको लेकर भी अगर हम कांग्रेस के नेता नाना पटोले की बात कर लें तो वो भी सवाल उठा रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे हैं सामने। बरखा जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं एनसीपी और नाना पटोले या संजय राउत जब सरकार गिरती है, अपने ही भार से गिरती, अपने अंतर विरोधों से गिरती, तो वो खुद तो आत्ममंथन अपने ऊपर तो आरोप लगाएंगे नहीं कि स्वीकार करेंगे नहीं हमारी गलती की वजह से हम हिंदुत्व के मुद्दे से अलग हो गए थे इसलिए सरकार गिर रही है, तो मानेंगे नहीं। किस पर वो आरोप लगा सकते हैं? उस पार्टी पर जो उनके खिलाफ है, ठीक है ना। तो इसमें तो बड़ी साफ सी बात है। ये आपसी आरोप प्रत्यारोप जो है ये कितने हास्यास्पद होते हैं, कितने हास्यास्पद होते हैं। पार्टी की तमाम बैठकें हो रही हैं, देवेंद्र फडणवीस से तमाम बीजेपी के नेता मुलाकात कर रहे हैं। बरखा जी एक बात बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी है वो क्यों नहीं मीटिंग करेगी, वो क्यों नहीं अपने विधायकों के साथ मिलेगी कि अगर कुछ भी होता है, कुछ भी अगर होता है तो हमने क्या करना है, वो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। यहाँ पर चौथे नंबर की पार्टी जो है कांग्रेस, जिसका जो न 3 में न 13 में वो पार्टी कर रही है, प्रियंका गांधी पहुंच गई, कमलनाथ पहुंच गए, और कमलनाथ वो पहुंचे जो मध्य प्रदेश की सरकार बचा नहीं पाए, वो महाराष्ट्र की सरकार बचाने के लिए पहुंच गए। तो कांग्रेस जैसी पार्टी जो है जिसके सामने ना कोई विचार है, ना कोई वैचारिक अधिष्ठान है उनका, ऐसे लोगों के साथ क्या बात करनी। एक बात बड़ी साफ सी है कि इस समय विजय कृष्ण जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, करोड़ों लोगों की बात, जवाब दीजिएगा विजय जी, सुनिए फिर करोड़ों लोगों की बात बता रहा हूं मैं आपको, करोड़ों लोगों की बात बता रहा हूं। विजय कृष्ण जी, आपके मन में दुख ना पहुंचाओ, लेकिन उन करोड़ों लोगों के मन में। अमनिजेश जी माफी के साथ रोक रही हूँ, आपको बड़ी खबर आ रही है। 3 और शिवसेना विधायक जो है वो गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 3 और शिवसेना के विधायक हैं जो गुवाहाटी पहुंचेंगे। 42 का आंकड़ा था, अब यह आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुवाहाटी में हमारे सहयोगी लगातार एक अपडेट जो ग्राउंड से है वो हम तक पहुंचा रही हैं। दिन की तस्वीरें हैं जो वहां पर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एकनाथ शिंदे की ओर से बागी विधायकों की ओर से जारी की गई थी। अब ये बताया जा रहा है कि 3 और शिवसेना के वो विधायक हैं जो गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं सूरत से। ये बड़ी जानकारी है, आंकड़ा बढ़ता हुआ, शिवसेना लगातार उसकी जो संकट की स्थिति है वो गहराती ही जा रही है। कहीं से भी ऐसी स्थिति नहीं समझ में आती है कि वो इससे पार पा जाएंगे, और जिस तरह का रवैया नजर आ रहा है सामने, उससे भी ये स्पष्ट हो रहा है कि शायद इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, या फिर मान चुके हैं कि हाँ हम संकट की घड़ी में हैं, इस्तीफे के अलावा शायद और कोई विकल्प नहीं बचता है। बड़ी खबर इस वक्त की, सर 1 सेकंड में आपके पास लौटूंगी सर, बड़ी खबर जी 10 सेकंड में, थोड़ी देर में आप ये सुनेंगे कि सिर्फ 3 विधायक रह गए हैं। तो देखिए, राजनीतिक विश्लेषक हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार भी देखिए शिवसेना खुद ही है, महाविकास आघाड़ी खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। आगे ऐसा भी वक्त आएगा कि जो 55 की संख्या शिवसेना की है वो रहने ही नहीं वाली है, क्योंकि देखिए मानने के लिए मौजूदा स्थिति को कि कैसे आखिर इस पूरे दलदल में फंसती हुई महाविकास आघाड़ी नजर आई है, इसके कारण क्या रहे, गलतियां कहां हुई, इसको लेकर चर्चाएं नहीं है, सिर्फ आरोप शायद लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना रुख रख रही है, अपनी बात रख रही है। उसकी ओर से कहा जा रहा है कि देखिए ये अंतर विरोधों का असर है कि आपकी जो सरकार है वो अब इस मुहाने पर आकर खड़ी हुई है। 3 और शिवसेना विधायक गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। शिवानी, 3 और शिवसेना के विधायक अब टूटते हुए वहां पहुंचते हुए, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, यहाँ पर एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को साफ तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं। एक तरफ वाईबी चौहान पर हम मौजूद है, जहाँ पर एनसीपी की मीटिंग चल रही है, यहाँ पर कई सारे मंत्री दल की बैठक चल रही है। उसी बीच में खबर आ रही है कि शिवसेना के 3 जो मुख्य एमएलए हैं, संजय राठौर, दादाजी भौसे, रविंद्र फाटक, ये सभी जो हैं अब रवाना होंगे गुवाहाटी में, समर्थन देंगे एकनाथ शिंदे को, साफ बताते हुए कि इमोशनल कार्ड सीएम उद्धव ठाकरे का फेल होता हुआ, संजय राउत के जो बड़े बयान हैं, जितने क्लेम्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं धाराशाह होते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चंद कुछ अगले मिनटों में यहाँ से उड़ान भरेंगे और गुवाहाटी की तरफ अपना रुख मोड़ेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। कुछ वक्त पहले जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर मौजूद मिनिस्टर से, तो सीधे सीधे कई सारे लोगों ने तो यही कहा कि खास तौर पर मैं बात करूंगी जयंत पाटिल की। जयंत पाटिल ने ये कहा कि अभी इस अलायंस पर हमारी बातचीत चल रही है, अलायंस अभी सरकार है, यानी कि अलायंस बनी हुई है। हालांकि ये उन्होंने नहीं कहा कि सरकार धाराशाह होगी या नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग जवाब आता है यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से। राजेश टोपे को जब अलायंस के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि आज के लिए तो वो स्थिर है ही। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि क्या संजय राउत ने जो बयान दिया है कि वो एमवीए से बाहर आने को तैयार हैं, क्या उस बयान के बाद जो कि एनसीपी नाराज और कांग्रेस नाराज नजर आ रही थी, क्या अब एनसीपी भी अपने कदम पीछे ले लेगी या नहीं? क्योंकि मिनिस्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए शिवानी, शरद पवार जो है अहम बैठक कर रहे हैं उसके बाद क्या होता है। लेकिन शिवानी, हमारे दर्शकों को आप एक बार ये समझा दीजिए, जो 2 गुट बटे हुए हैं, शिंदे गुट और उद्धव गुट, अब कितने लोग कहां बच गए हैं? देखिए, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त कि फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ कितने लोग हैं, क्योंकि साफ तौर पर आंकड़ों की मैं गिनती करूं तो लगातार एकनाथ शिंदे द्वारा जो है वो आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, बार बार नए नए आंकड़े बताए जा रहे हैं। 40 उनके साथ खड़े हैं, मौजूद हैं। तस्वीरों में हम 42 लोगों को देखते हैं। मेरे आंकड़ों के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ तो सीधे सीधे 37 का जो आंकड़ा है वो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है। 9 इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं वो भी उनके साथ साथ मौजूद है, जिनकी संख्या और धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वहीं उद्धव ठाकरे के खेमे में 17 लोग थे। 17 में से भी अभी जो 3 लोग मेरे सामने तस्वीरें हैं, 3 लोग और अगर एकनाथ शिंदे के गुट में जाते हैं तो उद्धव सरकार के पास 15 भी एमएलए जो हैं नहीं बचते हैं, महज 14 की संख्या बची रह जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। ये 2/3 से भी ज्यादा का आंकड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे के आगे दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शिवानी, वापस हम आपके पास लौटेंगे। कोई अपडेट यहाँ पर होगा तो तमाम खास मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, आप अपनी बात रखिएगा सर, जो आप यहाँ पर जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन उसी के साथ एक सवाल मैं जोड़ना चाहती हूँ। देखिए 2019 की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे को सर राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, मुख्यमंत्री उनको बनना था। कांग्रेस ये चाहती थी कि बीजेपी को सत्ता से हम बाहर रख दें। तो ये आने वाली स्थिति कैसी होगी, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं धुंधली हो गई थी। शायद बीजेपी तब यही चाहती थी और जैसे उसने सोचा शायद वही सब हुआ भी और हो भी रहा है। देखिए, अशोक बानखेड़े जी चले गए थे, नहीं तो उनको उत्तर दिया जा सकता था। देखिए, ऐसा है कि एक समय शिंदे, वो जो विरोध होता है ना किसी 2 गठबंधन के साथियों को, कभी सीट लेने के लिए, कभी किसी मुद्दे पर होता है, वो चलता रहता है। वो हम बोल देंगे नहीं गठबंधन तोड़ देंगे, उसका ये मतलब नहीं है कि विचारधारा के आधार पर गलत हो गए। उसको हम कई बातें हम लोग कोट कर सकते हैं। 2014 हमको याद है विधानसभा में कितनी लड़ाई हुई थी, उसके पीछे क्या थे। देखिए, आपके प्रश्न के साथ साथ अभी के फैक्ट्स क्या है। एनसीपी बैठक कर रही, एनसीपी का इसमें कोई दोष नहीं है। एनसीपी नहीं आई थी शिवसेना के पास कि हमारे साथ सरकार बनाओ। संजय राउत गए थे एनसीपी के पास फीडबैक लेके। तो एनसीपी को तो मालूम था कि हमको विपक्ष में बैठना है, बीजेपी और भाजपा को बहुमत मिला हुआ है और एनसीपी के हाथ में हम करें शरद पवार संभाल लेंगे। अभी तक सरकार बनने के बाद ऐसा कोई संकट उभरा ही नहीं जिसमें शरद पवार को संभालना पड़ा हो। हम लोग जो कह देते हैं ना कि शरद पवार कोई बड़े राजनीतिज्ञ और करे, ऐसा कोई उभरा ही नहीं है। अगर उभरा होता तब ना, ऐसा उभरा इसके पहले तो उभरा वो तो सर तभी था जब खुद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पहुंच गए थे, यहाँ पर शपथ ले ली थी। 2 दिन बाद इस्तीफा उन्हें देना, माफी के साथ रोक रहे हो अवधेश जी। बड़ी खबर दरअसल आ रही है, उसका मुझे रुख यहाँ पर करना होगा। बताया यह जा रहा है कि शिंदे गुट को 12 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर यहाँ पर आ रही है, एकनाथ शिंदे गुट को 12 मंत्री पदों का ऑफर दे दिया गया। 8 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री पद का प्रस्ताव भी यहाँ पर सामने रख दिया गया है। शिंदे गुट के सूत्रों से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप शिवम इस पर? अब बार-बार ये सर एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड बस, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। शिवम, ये बोला जा रहा था ना कि कोई रोल नहीं है,
किसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई ना कोई कांटेक्ट तो अब ये सारे ऑफर्स की बात वहां पर की जा रही है और शिवसेना की ओर से भी जो ऑफर दिए जा रहे हैं उसकी भी बात की जा रही है। बरखा जी, बच्चा मेरा बिगड़ा जिम्मेदार पड़ोसी, अपना घर संभाल लिया होता तो यहां तक बात ही नहीं आती ना। सरकार तो बननी चाहिए, कौन चाहेगा कि मध्यवर्ती चुनाव होने चाहिए वहां पर। अगर आपको असेंबली बिना भंग करे हुए कोई ऑप्शन मिलता है और सरकार बनाई जानी चाहिए तो सरकार बनानी चाहिए। और स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को ही वहां पर बहुमत मिला था। और एक बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई कि किस हिंदुत्व की आप बात करते हैं। मैं इस हिंदुत्व की बात करता हूं जिसमें बाला साहेब ठाकरे के समय में वो हमेशा उसकी बात करते थे। मैं उस हिंदुत्व की बात करता हूं, उस वीर शिवाजी की धरती की बात करता हूं जहां पर औरंगजेब को पूजा जाने लगा है आप, और आप उनसे राज्यसभा में समर्थन लेते हैं। मैं उस हिंदुत्व की बात करता हूं जहां पर अगर देश में कोई परेशानी, कम्युनल टेंशन होती थी तो कहा जाता था कि अमरनाथ के यात्रियों को अगर कोई दिक्कत हुई तो यहां पर बाला साहेब ठाकरे उस बात पर एक माहौल बनाएंगे। आज वो सारी चीजें चुप होकर बैठ गए। तुम वीर शिवाजी की तो बात छोड़ ही दीजिए, आपने वीर सावरकर जी को गाली देने वालों को साथ रख लिया, चलिए उस बात को भी हटा दीजिए। आप ज्ञानवापी पर चुप, आप राम मंदिर पर चुप, आप काशी विश्वनाथ पर चुप, कोई भी ऐसी टेंशन होती है आप लाउड स्पीकर पर चुप। और अब आप कहते हैं कि कौन सा हिंदुत्व, और शिवसेना कौन है? शिवसेना वो है जो हिंदुत्व का एक विचार है। हिंदुत्व का विचार कौन है? जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा की बात करती है। बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा क्या थी? हिंदुत्व की विचारधारा। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं कांग्रेस हो जाऊंगा उस दिन आई क्लोज माय शॉप। तो वही हो गया टेक्निकली, ऊपर से बैठकर वही शायद भगवान ऐसा चाहता है, क्लोज तो हो गई, लेकिन जो विचारधारा हिंदुत्व की है वही शिवसेना है। और इस समय तो वो सिर्फ एकनाथ जी के साथ ही जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि 2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी ने कोई एक ऐसा स्टैंड नहीं लिया जहां शिवसैनिक छाती चौड़ी करके ये कह सके कि हां मैं हिंदुत्व का। और उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि शिवसेना में और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अलग अलग बयान जो है वो निकलकर जरूर सामने आ रहे हैं। एनसीपी से देखिए अनिल सामले जी, एनसीपी का रुख क्या होने वाला है, स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए प्लीज। देखिए अभी ये साहब का थोड़ा सा उन्होंने अभी बताया हिंदुत्व के बारे में, बात बताता हूँ। हिंदुत्व जो है सब ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी पार्टी है, पार्टी है। हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है राष्ट्रों में भी है, बहुत से सभी जो धर्म है, सभी पूरा इंडिया में है। क्या करेगी बताइए ना, हिंदुत्व को तो छोड़ दीजिए आप। अब आपकी नहीं, समय की बहुत कमी है सर, माफ कर दीजिए। आप विजय कृष्णन जी, शिवसेना क्या करने वाली है? समय का बहुत अभाव है यहाँ पर। शिवसेना क्या करने वाली है? अगला कदम क्या होगा शिवसेना का? आपको हम मैडम बोलने दीजिए मुझे। 2014 से जो लोटस ऑपरेशन, मुझे मौका दीजिए। विजय जी बोलिए। कोई समस्या नहीं है। जो शिवसेना एमएलए असम में बैठे हैं वो पहला महाराष्ट्र में आना है, उद्धव साहब से बातचीत करना है। अब ये शिवसेना का बात है, भारतीय जनता पार्टी को गुलाम का काम नहीं है सर। आप सबसे काम नेता मैंने देखे हैं वो शिवसेना जो इतनी परेशानी में अभी है, घर की लड़ाई है तो घर के अंदर लड़ते ना, सड़कों पर गुवाहाटी तक क्यों चले? तरीके से जो आपके जवाब है उससे ये समझ में आ रहा है कि कोई शायद समस्या है ही नहीं। इस तरह की बातें से जो आपके जवाब है उनसे ये स्पष्ट हो रहा है। विजय कृष्णन जी सीधा सीधा ये बोला गया है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, संजय राउत ने बातचीत का खुला ऑफर दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, शिंदे गुट को संजय राउत की ओर से अब एक बड़ा ऑफर दे दिया गया। अब एक और बड़ी जानकारी, बातचीत से रास्ता निकल जाएगा। ये ट्वीट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठी में ये ट्वीट जो है वो यहाँ पर किया गया है और ये कहा गया है कि देयर कैन बी अ डिस्कशन, बातचीत हो सकती है, दरवाजे लगातार खुले हुए हैं। और आखिर क्यों इस तरह की स्थिति को पैदा यहाँ पर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी क्योंकि सबको बहुत समय यहाँ पर नहीं मिल पाया, लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत